हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब बाय सोनिया। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है पी ब्लॉक एलिमेंट की रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस की। तो इसमें हम ग्रुप 15 कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 16 के मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, जहां पे जाके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। अगर आपने वो पहले वाले पार्ट्स देखे हैं तभी इन वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले वाले पार्ट्स में मैं बता चुकी हूं। तो आपको अगर वो नहीं वो क्लियर नहीं होंगे तो आगे वाले वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो बेटर है कि पहले जो हमारे पहले वाले पार्ट्स हैं उनको देखिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सीरीज का ग्रुप 16 का लास्ट पार्ट। सो क्वेश्चन इज सल्फर इन वेपर स्टेट इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए, इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो है मीन सेकेंड पार्ट जो है 16 ग्रुप एलिमेंट का, उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि ऑक्सीजन जो है मीन जो O2 है वो डायटोमिक है, 16 इलेक्ट्रॉन है, बट उसके बाद भी वो पैरामैग्नेटिक है। तो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस लिखी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग दिखाई थी और हमने बताया था कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसी केस में भी वही सिचुएशन होती है, क्योंकि सल्फर देखिए आपको पता है S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको जब हम हीट करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड टू S2। सो इन दिस वेपर फेस इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज सिमिलर टू द O2, दिस S2 इज सिमिलर टू O2। तो ये वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो O2 करता है। तो वहां पर हमने O2 में देखिए क्या किया था, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखिएगा पहले वाले पार्ट का, उसे मैंने पूरी सीक्वेंस लिख रखी है। तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम होती है, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन आता है और वो पैरामैग्नेटिक था। तो S2 के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई स्टार 3px और पाई स्टार 3py, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। Now coming to the next question, H2O is a liquid while H2S is a gas। अब देखिए, लिक्विड का मतलब क्या है कि जो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि गैस के केस में क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर लोकेटेड है। अब देखिए वाटर के केस में अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच में जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर हम बात करें H2S की, तो H2S के केस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। इसमें सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं एंड इट एग्जिस्ट एज गैस। तो चलिए स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस देखते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो इनके हाइड्राइड्स हैं हमारे 16 ग्रुप के, उनको हमें एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ H पॉजिटिव। आई थिंक ये सुनते ही अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन और टेल्यूरियम की जो बॉन्ड है वो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो होती है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना हो जाएगा इजी, और जिसकी वजह से H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा और भी इजी। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू वाटर। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, वी हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टेल्यूरियम का, देन सेलेनियम का, देन सल्फर का एंड देन ऑक्सीजन का। So this is the required order of acidic character। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक्सप्लेन व्हाई। ये जो हमें ऑर्डर दे रखा है, सॉरी, दिस इज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है कि जो हमारा वाटर है उसका सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के केस में सेम हमारा ऑर्डर होता है।
अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो हमारा एटम्स का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, मास इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो लास्ट मेंबर का सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि वाटर का सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल क्लियर है आपको कि जो वाटर है उसके केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसका स्ट्रक्चर अभी मैंने पीछे बनाया था। मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ स्ट्रक्चर को। तो वाटर के केस में क्या होती है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो इन सब मेंबर से ज्यादा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। Why does O3 मीन्स ओजोन हैव अ बेंट ज्योमेट्री? देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ओजोन की जो है वो बेंट ज्योमेट्री क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और उस लोन पेयर की प्रेजेंट होने की वजह से जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा एटम है जो उसका एंगल है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट हैज बेंट ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इट हैज बेंट ज्योमेट्री। Now coming to the next question, why are the OO bonds of ozone are identical in bond length? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों होंगी, क्योंकि ओजोन जो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरह से, और इट कैन बी लाइक दिस। तो इनका जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो कैसा बनता है, इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, मींस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों बॉन्ड्स पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये दोनों बॉन्ड्स पर है। दैट्स वाई जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is ओलियम, ओलियम इज H2S2O7। ये फॉर्मूला आपको ध्यान भी रखना है कि ओलियम होता क्या है, H2S2O7 इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को टेम्परेचर देते हैं, मीन्स टेम्परेचर देते हैं का क्या मतलब होता है, उसे जब हम हीट करते हैं तब वॉल्यूम की फॉर्मेशन होती होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन देखते हैं, तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज लाइक इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। अब क्या होता है जब हम इनको हीट करते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और इनको हम हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। देखिए यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहां से H2O हटेगा, मीन्स इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस हो गया मीन्स ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मीन्स किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अब देखिए यहां से वाटर चला गया तो ये दोनों आपस में किससे ज्वाइन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, हमारे ओलियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसलिए हमने ओलियम को क्या बोल दिया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड हैज स्मॉलर बॉन्ड एंगल। अब देखिए स्ट्रक्चर आपने किए हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और सल्फ्यूरस एसिड का कैसा होता है, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है, ये दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होंगी, पास पास आ जाएंगी। तो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज दीज
lone pair and bond pair, they will repel, so they will move closer, that's why bond angle decreases. जबकि इसके केस में क्या है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर है ही नहीं तो इसके बॉन्ड एंगल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं. इट मीन्स किसका बॉन्ड एंगल कम है, सल्फ्यूरस एसिड का बॉन्ड एंगल जो है सल्फ्यूरिक एसिड से कम है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why is SF6 inert to hydrolysis? अब देखिए inert to hydrolysis का मतलब क्या है कि रिएक्ट नहीं करेगा. देखिए जो हमारा सल्फर है वो स्मॉल सल्फर एटम होता है, लेकिन वो सराउंड होता है 6 फ्लोरीन्स के साथ. ठीक है, इस तरह से जो फ्लोरीन है वो स्टेरिकल हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल सल्फर एटम को. इस वजह से ये जो है हमारा सल्फर है वो स्टेरिकली प्रोटेक्टेड होता है. ठीक है, तो स्टेरिकली प्रोटेक्टेड होने की वजह से ये जो हमारा सल्फर है इट विल नॉट रिएक्ट एंड इट इज इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज Ka2 वैल्यू इज लेसर एज कंपेयर टू Ka1 वैल्यू फॉर H2SO4? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Ka1 और Ka2 है क्या. ये हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन्हें हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट. और Ka वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारा किसी की भी, अभी हम H2SO4 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ Ka वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस दे रखा है उसकी एबिलिटी है कि वो इजीली H पॉजिटिव आयंस को लूज कर सके, और जिसकी वजह से वो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, अब कह रहे हैं कि Ka1 वैल्यू तो ज्यादा है, मीन्स जो इसका फर्स्ट जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से 1 H पॉजिटिव रिमूव करते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन सेकंड केस में नहीं. अभी समझ में नहीं आएगा, रिएक्शन देखिए फिर क्लियर होगा. अब देखिए H2SO4 क्या है, हमने जब इसको हीट किया तो क्या बन गया, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. तो ये इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई Ka1. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर बताता है हमारा Ka की वैल्यू. अब देखिए, अब जो HSO4 नेगेटिव बना है इसे हम लेंगे, इसे हम हीट करेंगे. अब यहां से H पॉजिटिव बनना क्या आसान है, आप खुद ही सोचिए. HSO4 एक नेगेटिव स्पीशीज है और नेगेटिव स्पीशीज H पॉजिटिव आयन को लूज करेगी या गेन करेगी. आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं कर सकती, इट विल ट्राई टू गेन द H पॉजिटिव आयन. सो दिस नेगेटिव आइडेंटिटी इट कैन नॉट लूज H पॉजिटिव आयन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से जो H2SO4 है दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द HSO4 नेगेटिव. तो जो Ka2 वैल्यू है वो कम होगी एज कंपेयर टू द Ka1 वैल्यू. So students, that's all about the P block element group 16. ग्रुप 16 की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 16 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है. उसकी रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं. तो अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो भी प्रिपरेटरी स्टेज पर हैं. तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.